हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल टॉक स्मार्ट एजुकेशन राजपूत पर आप सभी का स्वागत है। टुडेज टॉपिक, आज का जो हमारा विषय रहेगा वो यूपी टेट। यूपी टेट में पार्ट 2 हो चुका था। उसमें आपको बताया गया था कि जो पार्ट ऑफ स्पीच होती है उसी में एक पहला भाग दिया गया था नाउन। तो उसी नाउन के बारे में पार्ट 2 में बताया गया था और नाउन से ही दो बिंदु छुटे थे। एक आपका दिया गया था जेंडर और उसी में दिया गया था नाउन केस कि व्हाट काइंड ऑफ नाउन केस कि नाउन केस कितने प्रकार के होते हैं और व्हाट काइंड ऑफ जेंडर जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। तो इन दोनों के बारे में इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हेडिंग पड़ी हुई है जेंडर। जेंडर को बोला जाता है लिंग की दिया गया नॉट। नॉट माने होती है खास बात, ठीक। तो सबसे पहले याद रखना है, इसमें आपको याद रखना है कि जेंडर जो होते हैं व्हाट काइंड ऑफ जेंडर, जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो जेंडर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 4। तो दिया गया देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर ऑफ नाउन। नाउन के जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 दिया गया आपका मैस्कुलिन जेंडर, नंबर 2 दिया गया फेमिनिन जेंडर और नंबर 3 इधर दिया होगा नीचे आपका कॉमन जेंडर और नंबर 4 दिया है न्यूट्रल जेंडर। तो सबसे पहले आप किसको पढ़ेंगे, मैस्कुलिन जेंडर। जो मैस्कुलिन जेंडर होता है इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि कौन आता है, मेल, ठीक। जो मैस्कुलिन जेंडर होता है इसके अंतर्गत मेल आता है। इसमें दिया गया पुल्लिंग पुरुष जात का ज्ञान कराता है, उसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। आपका दिया गया जैसे एग्जाम्पल मैस्कुलिन जेंडर को पहचानने के लिए जब मेल का पता लगे वह कौन सा लिंग होता है, वह कौन सा जेंडर होता है, मैस्कुलिन जेंडर, ठीक। जैसे दिया गया मैन, तो MAN ये किसके अंतर्गत आता है, पुरुष जात। जब पुरुष जात इससे इस शब्द से प्रकट होता है तो वह हमारा कौन सा होगा, मैस्कुलिन जेंडर। नंबर 2 दिया गया बॉय, इससे भी क्या होता है प्रकट, पुरुष जात का। जब पुरुष जात का पता लगता है तो वह हमारा मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है। इसी प्रकार लॉयन दिया गया, ऑक्स दिया गया, लैड दिया गया। बॉय माने भी लड़का होता है और लैड माने भी लड़का होता है। ये आपके जितने ये शब्द दिए गए हैं इनसे सभी से पुल्लिंग पुरुष जात का ज्ञान कराया जाता है, इसलिए ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत। नंबर दिया गया फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर के अंतर होता है फीमेल, ठीक। स्त्रीलिंग जात बताया गया, स्त्रीलिंग स्त्री जात का ज्ञान कराता है, वह हमारा फेमिनिन जेंडर कहलाता है। जिस शब्द से स्त्री लिंग स्त्री जात का ज्ञान हो वह हमारा फेमिनिन जेंडर होता है। जैसे दिया गया वुमेन, ठीक। वुमेन, ये जो मैन था इससे हमारा मेल था, अब इससे क्या बन गया, फीमेल वुमेन। तो जो वुमेन शब्द है इससे हमें स्त्रीलिंग जात का ज्ञान कराता है, इसीलिए ये हमारा हो गया फेमिनिन जेंडर। आगे दिया गया गर्ल है, लॉयनेस है, काव है, लेस है। इन सभी से जो है स्त्री जात का ज्ञान होता है। इनसे हमें पता लगता है कि ये हमारी स्त्री लिंग है। जो लिंग जो है किस रूप का है, स्त्रीलिंग, स्त्री जात का बोध कराता है या ज्ञान कराता है। तो ऐसे शब्दों को ही फेमिनिन जेंडर कहते हैं। तो अब आपको याद रखना है कि मैस्कुलिन जेंडर होता है जो मेल के अंतर्गत आता है, पुरुष दिया गया पुल्लिंग पुरुष जात का ज्ञान कराता हो, और फेमिनिन जेंडर वह होता है जो स्त्री लिंग स्त्री जात का ज्ञान कराता हो या बोध कराता हो, वह हमारा फेमिनिन जेंडर कहलाता है। आगे दिया गया आपका नंबर 3। नंबर 3 दिया गया कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर वह होता है मेल फीमेल दोनों को एक नाम से जाना जाता है, वह किसके अंतर्गत आता है, बताइए आप, कॉमन जेंडर के अंतर्गत। जैसे दिया गया उभयलिंग, बोला स्त्री या पुरुष। स्त्री या पुरुष का स्पष्ट ज्ञान न कराने वाला नाउन कॉमन जेंडर कहलाता है। ऐसा शब्द हो जिससे स्त्री और पुरुष दोनों को कन्फर्म पता ना लगे कि ये कौन सा लिंग है, तो ऐसा ही शब्द हमारा कॉमन जेंडर कहलाता है। जैसे स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंतर्गत वो छात्र और छात्रा दोनों में से कोई भी हो सकता है, इसीलिए जब इससे कन्फर्म पता नहीं लगता है तो इसी शब्द को कहते हैं कॉमन जेंडर। इसमें लड़की और लड़का दोनों हो सकते हैं। इसी प्रकार टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, DM है, CM है। CM का जो पद होता है तो इसके अंतर्गत लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है, तो इसीलिए ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये हमारे आते हैं कॉमन जेंडर के अंतर्गत। जैसे दिया गया पेन, हाँ जैसे दिया था ये। अब आपका आ गया नंबर 4। नंबर 4 में दिया गया न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर वह होता है
नॉन लिविंग थिंग्स, ऐसी वस्तुएं हो जिनके अंदर जान ना पाई जाए। जैसे आप देख लीजिए ये क्या हुआ, पेन। अब ये पेन के अंदर कोई जान नहीं है, अगर इससे ये कहा जाए कि कोई सेंटेंस लिखो तो ये नहीं लिख सकती है। तो हम इससे पता लग गया कि ये हमारा है न्यूट्रल जेंडर। जब कोई वस्तु हो और वह बोल ना सके, कार्य ना कर सके, तो वो हमारा आता है न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत। बोला तो नपुंसक लिंग निर्जीव वस्तुओं का ज्ञान कराता है, ऐसे ही हमारे न्यूट्रल जेंडर कहलाते हैं। जैसे इसमें पेन था, फैन था, बुक थी, टेबल थी, वाटर था, ये सभी जो है बेजानदार चीज़ें हैं और निर्जीव वस्तुएं हैं। इसी से हमें पता लग जाता है कि ये ऐसी चीज़ें हैं, इनसे ही न्यूट्रल जेंडर कहलाते हैं। ये तो आपके जेंडर थे, तो कितने टाइप थे, 4। एक आपका था मैस्कुलिन जेंडर। तो मैस्कुलिन जेंडर वह होता है जिससे मेल, बोला तो पुरुष लिंग का पता लगे, वह हमारा कौन सा लिंग कहलाता है, मैस्कुलिन जेंडर। उसके अंतर जैसे मैन, ठीक, तो मैन ये पुरुष लिंग हो गया, इसीलिए हमारा हो गया मैस्कुलिन जेंडर। और फेमिनिन जेंडर वह होता है जो फीमेल आती है, जैसे जिस शब्द से स्त्री लिंग का बोध हो वह हमारा फेमिनिन जेंडर कहलाता है। अब आपका तीसरा होता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर वह होता है जो मेल और फीमेल दोनों को एक ही शब्द से जाना जाए, उसमें ये कन्फर्म ना लगे ये कौन सा लिंग है, तो ऐसे शब्द को ही हम कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे स्टूडेंट था, तो स्टूडेंट लड़की और लड़का दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो इसी शब्द से हमें पता लगता है कि ये हमारा कौन सा जेंडर है, कॉमन जेंडर। एक आपका होता है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर वह होता है जो बेजानदार चीज़, निर्जीव वस्तु हो, उसे हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। जैसे हमने बताया पेन, पेन जो है ये बोल नहीं सकता, कोई कार्य नहीं कर सकता, इसलिए ये बेजानदार है, निर्जीव वस्तु है, इसलिए ये हमारी कहलाएगी न्यूट्रल जेंडर। अब दिया गया है, अब आपका दिया गया आगे फेमिनिन जेंडर की रचना। मतलब ये दिया गया कि जो फेमिनिन जेंडर होते हैं इन्हें कैसे प्रयोग किया जाते हैं, इनके क्या रूल होते हैं, ये कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, तो इनमें आपको बताया जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपका इसमें रूल एक याद रखें कि जो आपका फेमिनिन जेंडर है उसकी रचना दी गई है कि जो मैस्कुलिन जेंडर होता है उससे फेमिनिन जेंडर कैसे बनता है, तो उसी के ये रूल दिए गए हैं, तो उन्हें ध्यान से देखना होगा। सबसे पहले दिया गया रूल नंबर 1, कुछ मामलों में मैस्कुलिन नाउन के अंत में ESS, ये कहा गया कुछ जगह कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि उन मैस्कुलिन जेंडर होंगे और जब उसका फेमिनिन जेंडर बनाएंगे तो उनके अंत में ESS जोड़ करके हमारा मैस्कुलिन जेंडर से क्या बन जाएगा, फेमिनिन जेंडर। तो वो शब्द आपको दिखा रहे हैं, देखिए ज़रा। जैसे दिया गया ऑथर, तो ये वाला जो शब्द इधर दिए गए हैं, ये वाले शब्द कौन हो गए, मेल, ये क्या होगा, फीमेल, तो ये मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाएंगे। तो ये दिया गया जैसे ऑथर, तो ऑथर इसके अंत में हमने क्या लगा दिया, ESS। अब ये हमारा क्या बनकर तैयार हो गया, फेमिनिन जेंडर। तो याद रखना है कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमारे मैस्कुलिन होंगे, उनसे जब फेमिनिन बनाएंगे तो केवल ESS का ही प्रयोग किया जाएगा। आगे दिया गया जैसे शेपर्ड, इसमें क्या लगा दिया, ESS, ये हमारा क्या बनकर तैयार हो गया, क्या बनकर तैयार हो गया, फेमिनिन जेंडर। फिर आगे दिया गया पोएट, ये मैस्कुलिन है, इसका जब फेमिनिन बनाएंगे तो इसमें क्या लगा दिया गया, ESS। इसी प्रकार टेलर, ESS। इसी प्रकार लॉयन है, ये ट्विटर है, तो इनमें सभी में क्या लगा दिया हमने, ESS। अब ये हमारे जो मैस्कुलिन जेंडर थे इनसे हमारा क्या बनकर तैयार हो गया, फेमिनिन जेंडर। तो आपको याद रखना है कि पहला रूल ये था कि कुछ मैस्कुलिन जेंडर जो होते हैं उनका जब हम फेमिनिन जेंडर बनाते हैं तो उनमें ESS जोड़ करके बना देते हैं। अब कुछ रूल इसके अपोजिट होंगे, वो देखिए ज़रा। अब रूल नंबर 2 क्या कहना चाहता है, वो ये कह रहा कुछ मैस्कुलिन नाउन के अंतिम वोवेल स्वर को हटाकर उस नाउन के अंत में ESS जोड़कर उसे फेमिनिन बनाते हैं। अभी पहला रूल ये कह रहा था कि कुछ मैस्कुलिन जेंडर ऐसे होते हैं जब उनका फेमिनिन जेंडर बनाते हैं तो केवल ESS जोड़ देते हैं। अब ये रूल नंबर 2 में ये कहना चाहते हैं कि अगर मैस्कुलिन जेंडर है और जब उसका फेमिनिन जेंडर बनाएंगे तो उसमें जो वोवेल होता है अंत में, उस वोवेल को हटा करके और अंत में क्या जोड़ देते हैं, ESS। एक ही अंतिम वाले वोवेल को हटाया जाएगा, बेसिक उसमें 2 हो चाहे 3 हो, अंत में जो आए उसको हटा दो और क्या लगा दो, ESS। जैसे देखिए मैस्कुलिन, और ये क्या दिया गया, मीनिंग, ठीक।
तो ये आपका हो गया मैस्कुलिन, ये मीनिंग हो गया, और ये क्या हो गया फेमिनिन। तो ये जब मैस्कुलिन से हमने फेमिनिन बनाया तो इसमें क्या आया ओ क्या हो गया आपका वोवेल। जब वोवेल हो गया, आपको ध्यान रखना जो वोवेल होता है वो कितने होते हैं 5, ए ई आई ओ यू, ये हमारे 5 होते हैं। अगर इनमें से कोई शब्द आ रहा है तो उनको हटा करके तब क्या लगाएंगे ई डबल एस, तब वो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा फेमिनिन जेंडर। ठीक, तो ये कुछ ही शब्द हैं, इनको देख लो, ये मोस्ट हैं जो वही हमने आपको दिखा दिए। जैसे एक्टर, एक्टर का जब हमने बनाया मैस्कुलिन से फेमिनिन तो इसमें क्या हटा दिया ओ, फिर क्या कर दिया ई डबल एस। इसी प्रकार दिया गया प्रिंस, तो अंत है तो इसमें आई भी, लेकिन नहीं, जो अंत वाला होगा सब उसे हटा दिया जाएगा। इसमें जैसे ओ था अंत में तो ओ वोवेल हटा दिया, इसमें क्या ई को हटाकर क्या कर दिया प्रिंसेस। इसी प्रकार हंटर, हंटर में ई थी तो यह हटा करके ई डबल एस। इसी प्रकार टाइगर, ई थी तो हमने हटा करके क्या कर दिया, ये जो था हमारा मैस्कुलिन इसका फेमिनिन बनाया तो ई हटा करके ई डबल एस कर दी। इसी प्रकार दिया गया वेटर, जैसे ई थी, ए आई भी है लेकिन इसे हटाएंगे, ई को हटा करके ई डबल एस कर दिया। इसी प्रकार पॉटर, पी ओ भी है लेकिन वो से मतलब नहीं, ई से है, ई हटा करके क्या कर दिया ई डबल एस। तो याद रखना ये ऐसे शब्द हैं, इन्हें आप देख लो और याद कर लेना। और ऊपर ये कहा गया था कि केवल ई डबल एस करके भी बनाते हैं, वो ऊपर आपको शब्द दिखा दिए गए थे। अब आगे देखिए, अब आपका रूल नंबर दिया गया 3, कुछ केस में कंपाउंड नाउन, मतलब जो 2 शब्दों से बनकर बनता है उसे कंपाउंड बोला जाता है। ठीक, तो कंपाउंड नाउन को फेमिनिन जेंडर बनने के लिए उसके फर्स्ट या सेकंड शब्द में परिवर्तन किया जाता है। जैसे ये कहा गया है, सीधी सी बात आप ध्यान रखें रूल नंबर 3 में, कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं मैस्कुलिन जब उनका फेमिनिन बनाएंगे तो 2 शब्द होंगे कंपाउंड, और या तो उसका पहला शब्द परिवर्तन करेंगे या अंतिम शब्द को। तो देख लीजिए, जैसे दिया गया मैन सर्वेंट, तो इसमें मैन जो है इसको क्या कर दिया गया मीट। ठीक, अब इसमें दिया हुआ वाशर मैन, तो इसका अंतिम शब्द क्या है मैन, तो इसके अंतिम शब्द को बदल दिया गया। कुछ आगे वाले भी बदल दिए जाते हैं, कुछ के पीछे वाले। तो दिया ही बियर, तो क्या कर दिया सी बियर। ये ध्यान रखना होगा। ठीक, ये रूल नंबर 3 था। जैसे दिया गया पी कॉक, तो क्या कर दिया पी हैन, तो कुछ तो अंतिम वाले शब्द को बदल देते हैं और कुछ शब्द ऐसे उनके पहले शब्द को बदला जाता है, तब वो हमारा जो मैस्कुलिन होता है उससे क्या बनकर तैयार हो जाता है फेमिनिन जेंडर। ठीक, आगे देखिए, आगे दिया गया रूल नंबर 4, कुछ मैस्कुलिन नाउन का फेमिनिन बनाने के लिए कोई विशेष नियम नहीं होता है। ये कहा गया है कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मैस्कुलिन होते हैं और जब फेमिनिन बनाते हैं तो कहा गया कोई विशेष नियम नहीं होता है। ये शब्द, इनका मतलब हुआ ये शब्द स्वयं मैस्कुलिन या फेमिनिन अर्थ रखते हैं। जैसे वो शब्द आप देख लीजिए, जैसे इधर जो दिया मैस्कुलिन जेंडर ये आपका हो गया और इधर क्या होगा फेमिनिन जेंडर। जैसे लैड, लैड का क्या होता है लेस। इसी प्रकार ब्रदर का सिस्टर, डॉग का विच, सर का मैडम। ये आपको शब्द याद रखने हैं कि ये बताया गया ये मैस्कुलिन या फेमिनिन का अर्थ रखते हैं। ठीक, स्वयं ये स्वयं शब्द रखते हैं, इनमें कोई दूसरा रूल लागू नहीं होता है। अब दिया गया नाउन केस कारक। ठीक, सबसे पहले दिया नॉट, कह रहा देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केसेस ऑफ नाउन। नाउन के केस के 5 भाग होते हैं या 5 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं ध्यान रखो। नॉमिनेटिव केस को बोला जाता है सब्जेक्टिव केस, जिस वाक्य में सब्जेक्ट होता है वह होता है सब्जेक्टिव केस। इसी प्रकार एक वाक्य में जो सेंटेंस होता है उसमें ऑब्जेक्ट होता है उसे बोला जाता है ऑब्जेक्टिव केस। इसी प्रकार एक दिया गया पॉजेसिव केस। ठीक, इसे संबंध या अधिकार कारक कहा जाता है। इसी प्रकार वोकेटिव केस कहा गया, इसे संबोधक कहा जाता है, संबोधन कारक कहा जाता है। नंबर 5 दिया गया केस इन अपोजिशन, इसमें दिया गया समान अधिकरण। ठीक, ये 5 होते हैं, आपको याद रखने हैं। तो याद रखना है जो केस होते हैं कितने प्रकार के होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। उन्हीं में से ये नंबर 1 दिया गया है नॉमिनेटिव केस, इसे दूसरी शब्द में क्या कहते हैं सब्जेक्टिव केस। ठीक, तो कहा गया वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर आने वाला नाउन सब्जेक्टिव केस होता है। जो आपका एक सेंटेंस होता है और यदि वो सब्जेक्ट का स्थान लेता है तो उसे सब्जेक्टिव केस बोला जाता है। जो सब्जेक्ट की जगह प्रयोग किया जाए
या कर्ता की जगह प्रयोग किया जाए उसी को हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। जैसे देखो, मोहन राइट्स ए लेटर, मोहन एक पत्र लिखता है, तो कौन लिखता है? मोहन। सीधी सी बात है, जो क्रिया को करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है, और उसी वाक्य का उसी को जो सब्जेक्ट होता है उसी को हम क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव केस, या सीधा कह सकते हैं सब्जेक्टिव केस, या ऐसे कह सकते हैं नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव केस। ठीक, तो दिया गया मोहन, मोहन इसमें क्या था? सब्जेक्टिव केस। आगे देखिए, आगे दिया गया नंबर 2। नंबर 2 में आपको ध्यान रखना है कि वाक्यों में कहा गया, वाक्यों में ऑब्जेक्ट के स्थान पर आने वाला नाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ये कहा गया, एक जो आपका सेंटेंस होता है उसमें कर्म या ऑब्जेक्ट होता है, तो उसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है यदि वो अपने ऑब्जेक्ट के स्थान पर होता है। जैसे देखिए, हरी ईट्स ए मैंगो, हरी एक आम खाता है, तो क्या खाता है? आम। तो आम ये हो गया, ये क्या? ऑब्जेक्ट, तो अपने स्थान पर आया ऑब्जेक्ट, इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस। इसे ये कहा जाता है ऑक्यूरेटिव केस या ऑब्जेक्टिव। ठीक, ऑक्यूरेटिव कह सकते हैं, या दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस कौन होता है? जो वाक्य में कर्म के स्थान पर आया, सब ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है, उसी को ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है। जैसे नोट में कहा गया, मोहन का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में हुआ है। आगे दिया गया आपका नंबर 3। नंबर 3 में दिया गया जेनेटिव केस, इसे दूसरी भाषा में कहते हैं पजेसिव केस। जैसे जब किसी नाउन का संबंध या अधिकार किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु पर हो तो वह नाउन पजेसिव केस में होता है। सीधी सी बात आप याद रखें कि यदि कोई नाउन है और उस नाउन का संबंध या अधिकार किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु पर है तो उसे हम क्या कहते हैं? पजेसिव नाउन। ठीक, तो पजेसिव नाउन वह होता है जब किसी नाउन का संबंध किसी व्यक्ति या दूसरी वस्तु पर होता है, वो हमारा कहलाता है पजेसिव केस। ठीक, जैसे दिया गया रूल नंबर 1। ठीक, रूल नंबर 1 में दिया है सजीव है, इसके लिए दोनों तरीका सही है। तो जैसे ये आपका दिया मोहन का पेन, जो मोहन शब्द है ये कैसा है? सजीव, जानदार है। जब जानदार है तो इसके लिए क्या आएगी? अपस्ट्रोफी एस, अपस्ट्रोफी चिन्ह लगा करके एस, तो इसे ऐसे लिखते हैं मोहन का पेन। तो इसे ये हो गया हमारा पजेसिव रूप। और इस जब ये जानदार दिया गया मोहन शब्द, इसीलिए इसे आप दोनों प्रकार से बना सकते हैं, ऑफ से भी बना सकते हैं और अपस्ट्रोफी चिन्ह और एस लगाकर भी बना सकते हैं। कब? जब ये आपका जानदार हो तब। ठीक, नंबर 2, ये निर्जीव है इसलिए सिर्फ ऑफ से यूज होगा। कहने का मतलब ये जब बेजानदार चीज़ होती दोनों, तब वो किससे बनता है? तब वह किससे बनता है? ऑफ से। जैसे इस पेन की स्याही, तो इस पेन और स्याही दोनों कैसे हैं? बेजानदार चीज़ें। जब बेजानदार चीज़ें नॉन लिविंग वस्तुएं, जब बेजानदार चीज़ें जीवित नहीं रहती हैं तो इनके लिए केवल एक ही तरीका होता है, केवल ऑफ से बना सकते हैं। और यदि जानदार होता है, जीवित होता है, ठीक, सजीव होता है, तो उसे दोनों प्रकार से बना सकते हैं, ऐस भी लगा सकते हैं, ऑफ से। ठीक, तो रूल नंबर 3 देखें अब आप। कहा गया सिंगुलर नाउन के अंत में अपस्ट्रोफी लगाया जाता है। यदि कोई नाउन है और वह सिंगुलर है तो उसमें अपस्ट्रोफी चिन्ह और अपस्ट्रोफी एस लगती है। जैसे देखिए राजा का पुत्र, तो राजा सिंगुलर ही तो है। जब ये वाला नाउन सिंगुलर है तो यहाँ पे केवल क्या आएगी? अपस्ट्रोफी चिन्ह लग करके एस आएगी। ठीक, जब सिंगुलर नाउन होगा, तो इसीलिए ये वाक्य कैसा है? करेक्ट। यदि हम ये ऐसे कर दें द किंग्स और फिर एस लगाएं तो कैसा हो जाएगा? गलत, क्योंकि वो सिंगुलर नहीं, वो प्लूरल हो जाएगा। ठीक, इसीलिए आगे देखो क्या कहना चाहते हैं। अब दिया गया रूल नंबर 4, प्लूरल नाउन के अंत में यदि एस हो, यदि कोई नाउन है और वह बहुवचन है और उसके अंत में एस लगी हो, यदि वो बहुवचन है उसमें क्या लगा हो? एस। अगर एस हो तो अपस्ट्रोफी चिन्ह लगाते हैं, फिर एस नहीं लगाते हैं, क्योंकि उसमें एस पहले से ही लगी। जब पहले से ही लगी होगी तो एक और एस नहीं लगाएंगे, अगर लगा दिया तो गलत हो जाएगा। देखिए कैसे, जैसे दिया गया आपका जैसे लड़कों का हॉस्टल, लड़कों, अगर ये होता लड़के का हॉस्टल तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लड़के एक लड़का हॉस्टल तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर लड़कों का हॉस्टल लड़कों के लिए होता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं लड़कियों का हॉस्टल, ये तो नहीं कह सकते लड़की का हॉस्टल, है ना। तो इसीलिए ये कैसा प्लूरल, जब प्लूरल है तो लड़कों की स्पेलिंग क्या होती है? BO
बाई और एस लगाते हैं बहुवचन के लिए, तो वो ये कहना चाहते हैं यदि उसमें पहले से ही एस लगी है तो क्या करेंगे, फिर अपस्ट्रोफी कॉमा लगे, वो चिन्ह लगेगा। ठीक, जैसे देखिए बॉय, ठीक, बॉयज हॉस्टल। अब ये वाला वाक्य, ये वाला कैसा है, गलत है, क्योंकि यहाँ पर एक लड़का दर्शाया जा रहा, लड़के तो कई हैं, तो लड़के में तो पहले से ही ऐसे लग जाएगी, तब उसके बाद अपस्ट्रोफी चिन्ह लगेगा, तो ये वाक्य कैसा, इनकरेक्ट है, गलत है। इसी प्रकार आगे देखिए बॉयज और फिर चिन्ह लगाया गया अपस्ट्रोफी वाला, तो हॉस्टल, ये कैसा हो गया, करेक्ट। तो यही पे, यही कॉन्सेप्ट पे, इसी कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है कि यदि यहाँ पे प्लूरल है और ये हम सिंगुलर कर रहे हैं तो ये कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये कंडीशन होनी चाहिए, उसमें पहले से ही ऐसे लगी तो हमें क्या लगानी, केवल अपस्ट्रोफी चिन्ह लगाना है। ठीक, आगे देखिए रूल नंबर 5, प्लूरल नाउन के अंत में यदि एस ना हो, ये कह रहे हैं यदि वो प्लूरल नाउन है और उसमें एस लगी, कुछ नाउन भाई ऐसे भी प्लूरल होते हैं उनमें एस लग के नहीं प्लूरल बनता है, और कुछ नाउन ऐसे उनमें एस लगकर प्लूरल बनता है। जब एस लगकर प्लूरल बनता है तो केवल क्या लगाई जाती है, अपस्ट्रोफी चिन्ह, और यदि उसमें एस लगकर ना वो प्लूरल बनती हो, पहले मतलब एस लग के ना प्लूरल बने, वैसे ही प्लूरल बन जाए तो हमें चिन्ह भी लगाना होगा अपस्ट्रोफी वाला और एस भी लगाना होगा। कैसे, जरा देखो, जैसे चिल्ड्रन पार्क, भाई बच्चे की क्या होती, चाइल्ड, और चाइल्ड से करेंगे गलत हो जाएगा ना, तो चाइल्ड का ऑप्शन क्या होता है, चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन में आप ऐसे नहीं लगाते हैं क्योंकि प्लूरल चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है। जब चिल्ड्रन होता है तो उसमें आपको क्या लगाना होगा, अपस्ट्रोफी चिन्ह भी लगानी होगी और एस भी लगानी होगी। ठीक, तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है। अगर आपने ये कर दिया चिल्ड्रंस और फिर ये वाली आपने एस लगा के और ये अपस्ट्रोफी चिन्ह लगाया तो ये गलत हो जाएगा। आगे नंबर 2 देखिए ऑक्स, ऑक्स का ऑप्शन क्या होता है, ऑक्सन। जब इसमें एस तो लगती नहीं है, जब एस ना लगे तो आपको अपस्ट्रोफी चिन्ह भी लगाना होगा और एस भी लगानी होगी, अन्यथा वो गलत हो जाएगा। इसी प्रकार मैन दिया गया, अगर मैन जो है ऐसे, अगर हम मैन, ये तो ऑप्शन नहीं होता है मैन का, मैन का क्या होता है, ए को ई कर दिया जाता है। यदि हम ऐसे करके बनाएंगे ऐसे तो ये तो गलत हो जाएगा, ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, इस पर ध्यान दें। मैन का वचन क्या होता है, MEN, जब उसमें एस नहीं लगती है तो हमें अपस्ट्रोफी चिन्ह भी लगाना होगा और एस भी लगानी होगी। जब ये कंडीशन होगी तो ये आपका सही होगा। ठीक, आगे देखिए, आगे दिया गया रूल नंबर 4, अब आपका दिया गया रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में दिया वोकेटिव केस, जब किसी नाउन को संबोधित करते हुए, ये कहा गया किसी नाउन को संबोधित करते हुए, ठीक, कुछ कहा जाता है तब वह नाउन वोकेटिव केस में होता है, इसके साथ कोमा, इसके साथ क्या लगता है, कोमा का प्रयोग अवश्य होता है, इसी को वोकेटिव केस कहा जाता है, इस कोमा को ही। ठीक, जैसे देखिए जरा, राम और फिर कोमा लगा हुआ है, डू दिस वर्क, इसका मतलब हो गया कि राम यह कार्य करो। अब उसे संबोधित किया जा रहा है कि राम यह कार्य करो, तो राम को जब संबोधित किया जा रहा है तो राम और फिर कहा कि यह कार्य करो, तो वहाँ पे क्या लगेगा, वोकेटिव केस चिन्ह लगेगा, तो इसी को क्या कहते हैं, वोकेटिव केस। तो राम के बाद कोमा लगा, डू दिस वर्क, ये हमारा हो गया वोकेटिव केस। ठीक, आगे दिया गया अमन यू कैन डू दिस वर्क, इसका मतलब अमन तुम यह कार्य कर सकते हो, ये आपने पढ़ा भी होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, छोटी क्लासों में देखा होगा। जैसे इस बात को हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कैसे लिख सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं, मान लो रीना सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा अमन, ठीक, उसके बाद आप लगा दो वोकेटिव केस कोमा यू कैन डू दिस वर्क, जैसे ये दिया गया। ठीक, ये आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े भी हैं। तो इसमें जैसे दिया गया, रीना ने कहा अमन तुम यह कर सकते हो, रीना ने कहा अमन तुम यह कर सकते हो, तो ये अमन क्या हो गया, वोकेटिव केस हो गया, उसे संबोधित किया जा रहा है कि अमन, कि हाँ कि तुम यह कर सकते हो, तो जब संबोधित किया जा रहा है ना तो ये क्या हो गया, वोकेटिव केस हो गया। तो इसे बनाएंगे तो क्या होगा, रीना, अब सैड का क्या हुआ, टोल्ड, क्योंकि अमन दिया गया ना, अमन। अब तुम किसके लिए आया, ये जो यू है ये किसके लिए आया, अमन के लिए आया, बोला तुम कर सकते हो, तो अमन के लिए आया, तो अमन के लिए ही आया था, तो पहले क्या लगेगा, दैट।
अब ये अमन के लिए आया तो अमन के अनुसार बदल देंगे तो क्या आएगा ही, ठीक। अब कैन का क्या हो जाएगा कुड, डू और दिस का दैट, वर्क, फुल स्टॉप, ऐसे बन जाएगा ना। तो ये इसी प्रकार वो आपको देंगे, ऐसे ऐसे ही एग्जाम में पूछ सकते हैं इस वोकेटिव केस को, ठीक। आगे देखिए, जैसे आगे देखो, रमेश स्टैंड, बोला रमेश खड़े हो जाओ, तो ये क्या है वोकेटिव केस है। जब किसी को संबोधित किया जाए तो वो हमारा क्या होता है वोकेटिव केस। संबोधित करते हुए किसी को पुकारा जाए तो वो होता है वोकेटिव केस के अंतर्गत आता है। आगे दिया गया नंबर 5, केस इन अपोजिशन। बोला जब वाक्य में साथ प्रयुक्त दो नाउन से एक ही व्यक्ति का बोध हो, कहने का मतलब ऐसा कोई नाउन हो जिस नाउन से व्यक्ति एक ही, मतलब दो नाउन हो और दो नाउनों से एक ही व्यक्ति की जानकारी मिले। सीधी सी बात है, एक व्यक्ति को दो नाम से जाना जाए, ये याद रखें आप, उसे हम क्या कहते हैं केस इन अपोजिशन। एक व्यक्ति को दो नामों से जाना जाए उसे हम केस इन अपोजिशन कहते हैं। जैसे जरा देखें, कालिदास ए ग्रेट ड्रामेटिक वाज द शेक्सपियर्स ऑफ इंडिया। अब ये कालिदास जो हैं इन्हें दूसरे नाम, एक तो कालिदास के नाम से जाने जाते हैं और दूसरे इन्हें किस नाम से जाने जाता है, एक ग्रेट ड्रामेटिक, मतलब कालिदास जो हैं एक महान नाटककार भारत के शेक्सपियर्स थे। तो अब देखिए आप, जो कालिदास नाम है उन्हें एक तो नाम उनका क्या हो गया कालिदास, अब उसी व्यक्ति को कालिदास को ही दूसरे नाम से फिर भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भारत में कि एक वो महान नाटककार थे। तो सीधी सी बात है, जब एक व्यक्ति को दो नामों से जाना जाए उसे हम केस इन अपोजिशन कहते हैं। तो उन ऐसे वाक्यों के लिए हम क्या करते हैं, फिर केस इन अपोजिशन वाला चिन्ह लगाते हैं। जैसे एक तो नाम ये हो गया कालिदास, कालिदास के बाद हमने क्या लगा दिया चिन्ह, ये हमारा हो गया केस इन अपोजिशन वाला चिन्ह। फिर कहा कि एक ग्रेट ड्रामेटिक, एक महान नाटककार, फिर हमने चिन्ह लगा दिया। फिर वाज द शेक्सपियर्स ऑफ इंडिया, तो इसे अब याद रखना कि केस इन अपोजिशन किसे कहते हैं, जब एक व्यक्ति को दो नामों से जाना जाता है उसे हम केस इन अपोजिशन कहते हैं। अब आगे दिया गया, तो ये आपका जो है फिनिश हो गया। ये आपके नाउन के अंतर्गत थे दोनों टॉपिक, जेंडर और केस। ये इसमें आपका समाप्त हो गया। दैट्स ऑल वाचिंग, सो थैंक्स सो मच।